नमस्कार। आज हम मानवीकरण अलंकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, मानवीकरण यानी मनुष्य जैसी क्रियाएं, जो मनुष्य क्रियाएं करता है, खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, बोलने की, हंसने की, मुस्कुराने की, ये सारी क्रियाएं मनुष्य करता है। जब ये सारी क्रियाएं मनुष्य की जगह निर्जीव वस्तुएं करने लग जाए या प्रकृति की सारी कोई भी वस्तुएं हैं वो भी करने लग जाए, तब वहाँ पर उन पंक्तियों में, उस काव्य में मानवीकरण अलंकार होता है। छोटी सी परिभाषा है, याद रखनी है कि जहाँ काव्य में जहाँ अमानवीय को मानव बता दिया जाए, जो वास्तव में मनुष्य जैसा दिखता नहीं है, अमानवीय है, मनुष्य नहीं है, फिर भी उसको मानव बता दिया जाए, उसकी क्रियाओं को मानव की क्रियाएं जैसे बता दिया जाए। या क्या होता है, जड़ पर चेतन का आरोप होता है, जड़ पर चेतन का आरोप होता है, या फिर प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं या निर्जीव वस्तुएं हैं उस पर मानवीय चेष्टाओं जैसी क्रियाओं का आरोप होता है। यानी निर्जीव वस्तु और प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप होता है। जब ये सारी क्रियाएं जिस पंक्तियों में काव्य में होती है वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। हम कुछ उदाहरणों के बारे में पढ़ करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से काव्य में मानवीकरण अलंकार है वो निहित होता है। पहला उदाहरण है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। फूल है वो प्रकृति की वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तु फूल है। अब मनुष्य हंसते हैं, उसकी जगह फूल को हंसा दिया। कलियां मुस्काई, अब मुस्कुराना काम मानव का है, मुस्कुराने की क्रिया मनुष्य करता है, मानव करता है, वहाँ पर कलियों को करनी बता दी गई कवि ने। तो फूल हंसे कलियां मुस्काई, ये जो जड़ पर चेतन का आरोप है, प्रकृति की वस्तुओं पर मनुष्य की क्रियाओं चेष्टाओं का आरोप किया गया है। फूल कभी हंसते नहीं हैं, कलियां कभी मुस्कुराती नहीं है, फिर भी काव्य में जब कवि इस प्रकार की अमानवीय को मानवीय क्रियाओं प्रदर्शित करने की चेष्टा करता है तो वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। सागर के ओर पर नाच नाच करती लहरें मधुर गान। देखो, लहरें, सागर की जो लहरें है वो नाचने लगती है, नाच रही है और मधुर गान कर रही है। ये नाचना और गाना ये लहरों का काम नहीं है, ये मानव की क्रियाएं हैं, मनुष्य करता है। सागर का कोई और हृदय नहीं होता है, हृदय मनुष्य का होता है, लेकिन कवि ने सागर जो अमानवीय है उसको मानवीय बता दिया है, मनुष्य का हृदय, सागर का हृदय बता दिया है। लहरें हैं अमानवीय के अंतर्गत आती है, फिर भी ये नाचना और मधुर गान करना लहरों के साथ बता दिया है। तो यहाँ प्रकृति की जो वस्तुएं होती है उन वस्तुओं को मानवीय चेष्टाएं या क्रियाएं करने का आरोप बताते हैं जब कवि, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। देखो तीसरा उदाहरण, मेघ आए बादल आए, बड़े बन ठन के संवर के। दुल्हा बनकर के बादल आ गए। बन ठन करके रहना, संवरना, तैयार होना, दूल्हा बनना, ये सब का मनुष्य का होता है, बादलों का नहीं होता है। फिर भी कवि ने बादल को शहर का दूल्हा बता दिया उसको कि तैयार होकर के दूल्हा बनकर के आ गया बादल। तो जहाँ पर ऐसा होता है काव्य में स्थिति, जहाँ मनुष्य की सारी क्रियाएं हमें दिखाई देती है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। दो चार उदाहरण,
और लेकर के हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सरल अलंकार है। ये 5-7 जो उदाहरण हैं ये आपको याद करने हैं। जब भी परीक्षा में होंगे इस उदाहरणों को आप लिख सकते हैं। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिशी धीरे धीरे। मेघमय आसमान, आसमान कैसा है? बादलों से पूरा ढका हुआ है, मेघमय है। अब उससे उतर रही है, कौन उतर रही है? संध्या उतर रही है। और संध्या कैसी लग रही है? बहुत सुंदर लग रही है। सुंदर कैसी? परी जैसी। और धीरे धीरे उतर रही। तो ये मानव क्रिया परी होती है, वो मानव की श्रेणी में आती है, न कि वो अमानवीय। तो यहाँ संध्या को सुंदरी और परी जैसा संबोधित करके धीरे धीरे उतरने के लिए कह रही है। तो संध्या को मानव बना दिया, मानव क्रियाओं प्रदर्शित करने के लिए कर दिया। मानवीय क्रियाओं इसमें कवि ने दर्शा दी है संध्या को। आगे देखिए, चुपचाप खड़ी थी वृक्षपात। चुपचाप खड़ी थी वृक्षपात, सुनती जैसे कुछ निजी बात। चुपचाप खड़ी थी वृक्षपात, पात यानी पंक्ति, वृक्षों की पंक्तियां हैं, वो चुपचाप खड़ी थी। कैसे खड़ी थी? जैसे कोई मनुष्य किसी दूसरे की निजी बात सुनता है कान लगाकर। यहां पर ये वृक्ष की पंक्तियां हैं, वो भी कान लगा करके निजी बात सुन रही है। तो निजी बात को सुनना, कान लगा करके, ये सारी क्रियाएं मनुष्य की होती है, प्रकृति की इस वस्तुओं की नहीं होती, निजी वस्तुओं की नहीं होती है। लेकिन फिर भी कवि उसमें वैसा प्रदर्शित कर देते हैं, उन चेष्टाओं का आरोप करा देते हैं काव्य में, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। उषा सुनहले तीर बरसाती। उषा यानी प्रभाती, सूर्योदय, सोने के तीर बरसाती है। अब सोने के तीर बरसाना काम मनुष्य का होता है, उषा का नहीं हो। और लास्ट उदाहरण दी, और सरसों की न पूछो। सरसों की तो बात ही छोड़ दो, सरसों होते खेती करते हैं, उसमें सरसों बोते हैं, चना बोते हैं, गेहूं बोते हैं, तो सरसों की बात पूछो। हो गई बड़ी सयानी, सबसे सयानी है। अब सयानी कौन होती है? सरसों स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ इसको स्त्री के रूप में, लड़की के रूप में, बहुत बड़ी सयानी हो गई है। अब सयानी बच्चियाँ होती है, लड़कियां होती है, औरतें होती है, सरसों नहीं होती है। लेकिन जब सरसों के ऊपर पीले पीले पुष्प आते हैं, उन पुष्पों को देख करके कवि क्या कहता है? हाथ पीले कर लिए गए। हम यहाँ लड़की की शादी करते हैं तब कहते हैं, हमारी कहावत है हाथ पीले करना। लेकिन जब सरसों है वो पक जाती है, पकने से पहले जब उस पर पुष्प लगते हैं, उस पुष्प लगने पर वो उसको दो चीजों से कहते, एक तो हाथ पीले करने और एक उसको उपाधि दिए बड़ी सयानी। तो कुल मिलाकर के यहाँ इसमें कवि ने काव्य में जहाँ अमानवीय, जो मनुष्य नहीं है, अमानवीय, फिर भी मानव का रूप प्रदान कर दिया जाता है। जब काव्य में ऐसी स्थितियाँ होती है, पंक्तियों में ऐसी स्थितियाँ होती है, कविता में जब इस प्रकार की स्थितियाँ होती है, तो वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। एक नए अलंकार के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।